कल आप लोग क्या पढ़ रहे थे? मुद्रा स्फीति के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने। समझ में आया था स्फीति क्या है? और आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी भी थी। अच्छा, स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? स्टैगफ्लेशन या निस्पंदन या मंदीगत मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? स्टैगफ्लेशन रिविजन हुआ है कि नहीं बताइए। सब एक ही तरह का है? बिल्कुल नहीं बेटे, सब एक तरह का नहीं है, सब अलग अलग है। जब मैं कहीं पर मंदी और स्फीति दोनों की घटनाएं दिखाई देती है एक ही अर्थव्यवस्था में। जब अर्थव्यवस्था में मंदी और स्फीति दोनों समस्याएं एक साथ देखने को मिले तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। और स्क्यूफ्लेशन? मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन दोनों देखने को मिले अर्थव्यवस्था में, कहीं मुद्रास्फीति हो और कहीं संकुचन, कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हो और उसकी घट रही हो, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन महंगाई। किस चीज की महंगाई? वस्तु और सेवाओं की। जब महंगाई बढ़ जाए, मुद्रा की वैल्यू जो है कम होने लगे, तो इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। और डिफ्लेशन क्या है? हिंदी उल्टा, उसको क्या कहेंगे हिंदी में? मुद्रा अवस्फीति, इसको कहेंगे डिफ्लेशन। अवस्फीति में क्या होता है? वस्तुओं और सेवाएं बहुत सस्ती हो जाती हैं और मुद्रा की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। मार्केट में मुद्रा कम हो जाती है, वस्तुओं और सेवाएं ज्यादा हो जाती है, उसे अवस्फीति या डिफ्लेशन कहते हैं। डिसइन्फ्लेशन क्या है? मुद्रा पर नियंत्रण लगाने, यानी कि जब धीरे-धीरे घटाकर समान स्तर पर लाया जाता है। वेरी गुड। यानी कि सरकार के द्वारा जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट अपनी मौद्रिक और राजकोषीय नीति के द्वारा जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी कीमतों को धीरे धीरे सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास करती है। इसके लिए सरकार मतलब हस्तक्षेप करती है, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, इसे कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। और रिफ्लेशन क्या था? इसको क्या कहा गया था? मुद्रा संस्फीति। ये क्या होता है? ये क्या होता है? बहुत आसान है, सब एक दूसरे के अपोजिट है। एक बार ध्यान से अगर विचार करेंगे ना, आँख बंद करके रिविजन करेंगे माइंड में, तो फिर याद हो जाएगा। मुद्रा अवस्फीति जब होती है तो कीमतें बहुत कम हो जाती है। हाँ। थोड़ा नियंत्रण लाने के लिए, कीमतें बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छे। यानी कि मुद्रा अवस्फीति में जब जो वस्तु और सेवाएं हैं ये क्या होती है? बहुत सस्ती हो जाती है, मुद्रा की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे बहुत गिरी हुई कीमतों को फिर से धीरे धीरे करके उठाने का प्रयास किया जाता है, सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। ये भी क्या कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? रिफ्लेशन कहा जाता है। बहुत आसान है, लेकिन अभी आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो शब्दावलियों में कंफ्यूजन होना लाजमी है। जब उसको 2 बार 3 बार 4 बार रिविजन करेंगे और आँख बंद करके फिर विचार करेंगे कि इन्फ्लेशन में क्या था, डिसइन्फ्लेशन में क्या था, और आपका रिफ्लेशन में क्या था, डिफ्लेशन में क्या था, स्क्यूफ्लेशन में क्या था, स्टैगफ्लेशन में क्या था, तो सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी और उसको थोड़े थोड़े समय के बाद रिविजन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे उसको। जितनी ज़्यादा बार रिविजन करेंगे उतना ही आपके दिमाग के अस्थायी मेमोरी में जाएगा और रोम में जाएगा, नहीं तो नाम की तरह जैसे ही सो के उठेंगे तो गायब हो जाएगा। इसलिए इसको पढ़ते रहना है। अब उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम। तो क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, ध्यान से बताइएगा। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? पहला ऑप्शन, और ये IAS 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति के बारे में बताना कौन सा कथन है जो सही है। पहला, आवाज आ रही कि नहीं? पहला ऑप्शन है भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। क्या ये सही है? दूसरा, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। क्या ये सही है? तीसरा, घटा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। और चौथा, बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता
बहुत अच्छे। तीसरा ऑप्शन घटा हुआ परिचालन, यानी मुद्रा के परिचालन को कम करने पर ही मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। आसान था ना, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से हैं जो सही हैं। पहला, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, जिसने ऋण लिया है उसे फायदा देगी। सही है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। सही है कि गलत? सेम ही पैसा मिलता है ना, और मुद्रा की वैल्यू उस टाइम पे कम रहती है। हाँ, तो लाभ पहुंचाता है या नहीं? हाँ नहीं पहुंचाता है। कल आप लोगों ने पढ़ा था ना, जो भी मुद्रा स्फीति अगर है उसमें अगर आपने बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड डिबेंचर या प्रतिभूति खरीदी है तो आपको क्या करेगा, नुकसान होगा, उससे फायदा नहीं होता है। ठीक, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस कारण से हो सकती है? कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी सामान्यतः देखने को मिलती है? रीजन क्या हो सकता है किसी वस्तु और सेवा के महंगे होने का? ये भी IAS 2013 का क्वेश्चन है। कौन की सहायता से उत्तर देना है? पहला ऑप्शन, द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, यानी कि वस्तु और सेवाओं की द्रव्य की पूर्ति मतलब होता है पैसा, पैसे की जो पूर्ति है उसमें वृद्धि हो गई है। दूसरा, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट आई है, यानी कि जो उत्पादन हो रहा है इसमें गिरावट आई है। तीसरा, प्रभावी मांग में वृद्धि हुई है, डिमांड बढ़ा है। अब आपको कोड की सहायता से उत्तर देना है। ए में है केवल पहला, बी में है पहला दूसरा, सी में है दूसरा तीसरा, और डी में है कि सभी बातें सही हैं। सभी बातें सही हैं। वस्तु और सेवाओं की कीमतें कब बढ़ती है? जब पैसे मुद्रास्फीति होती है तब। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मात्रा, द्रव्य की क्वांटिटी मार्केट में ज्यादा होती है। तो पहला क्यों सही नहीं है? सही है ना, यानी कि मुद्रास्फीति है, मतलब मुद्रा बहुत है मार्केट में लेकिन वैल्यू कम है, सभी वस्तु और सेवाएं महंगी हैं। पहला पॉइंट भी सही था। और दूसरा, उत्पादन की समग्र स्तर में गिरावट आया है, यानी कि जितनी डिमांड है उतना उत्पादन नहीं हो रहा, इसलिए महंगा है। और तीसरा, प्रभावी मांग में वृद्धि हुई, यानी कि डिमांड में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए भी महंगा हुआ है सामान। तो सभी बातें सही हैं। नेक्स्ट, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर, द्रव्य मतलब पैसा, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो, यानी कि पैसे की सप्लाई उतनी है लेकिन पैसे का डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा? अब आप लीजिए ऑप्शन, IAS 2013 का क्वेश्चन, कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, यानी कि जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी कीमतें सस्ती होंगी। दूसरा, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। तीसरा, ब्याज की दर में कमी आएगी। और चौथा, आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, जल्दबाजी में उत्तर ना दीजिए, लेकिन दूसरा जिन्होंने भी बताया है एकदम सही बताया है। ब्याज दरों में वृद्धि, जब सप्लाई मार्केट में पैसे की उतनी ही है लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी तो बैंक क्या करेगी? ब्याज दरें बढ़ा देंगी ताकि लोग कम पैसा, क्योंकि सबको पता पैसा कम है और लोग लेने वाले ज्यादा हैं तो वो ज्यादा ब्याज पर भी लेंगे। बात समझ में? तो दूसरा सही एकदम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सबसे ज्यादा स्फीतिकारी होने की संभावना है? कौन से कारण से सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति आ सकती है, संभावना है? आप कहते हैं IAS में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, और ये क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था और ये क्वेश्चन फिर से पूछ रही हूँ, और ये 2 साल में पूछा गया। पहला ऑप्शन, लोक ऋण की चुकौती, यानी कि सरकार जो ऋण लिए रहे उसको वापस चुकता कर दे। दूसरा, बचत घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋणदान। तीसरा, बचत घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से ऋणदान। चौथा, बचत घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। नई मुद्रा का सृजन, देखिए कल भी क्वेश्चन मैंने पूछा था जो लेटेस्ट आया था और ये पहले भी आ चुका है, और सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन IAS में ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपायों में से किसके या किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? कौन कौन से काम ऐसे
फ्लो बढ़ेगा, पैसे की मात्रा बढ़ेगी। आपको बताना है कोड की सहायता से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा तब। दूसरा, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, अगर लोग वाणिज्यिक बैंकों में अपनी करेंसी को जमा करते हैं तब। तीसरा, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण। और चौथा, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। आपको की सहायता से उत्तर देना है। प्रश्न बहुत ही शानदार है, फिर से पढ़े ऑप्शन, एक एक एलिमिनेट करके जाइएगा। पहला कह रहा है केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, कि सरकार जो है लोगों से जो सरकारी प्रतिभूतियां उसको खरीदती है और उनको पैसा देती है। पहला ऑप्शन ये है, ये होगा कि नहीं? क्वेश्चन है बाबू, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह में बढ़ोतरी होगी? जब वो मतलब जो प्रतिभूतियां सरकारी जो बनाने का क्रिया होगी तब बढ़ेगी। तो अगर सरकार खरीद रही है प्रतिभूतियों को लोगों से तो पैसा बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा ना। प्रतिभूतियां लेगी, बदले में पैसा देगी, तो पहला तो होगा। दूसरा, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, लोग ले जाके वाणिज्यिक बैंकों में पैसा जमा करें तो पैसा मार्केट से कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। तीसरा, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, अगर सरकार आरबीआई से ऋण लेती है और कोई काम करती है तो क्या इससे पैसा बढ़ेगा? क्योंकि सरकार उधार लेगी लेकिन तो कोई ना कोई परियोजना लाएगी, इसमें कोई काम करेगी तो रोजगार देगी तो लोगों को वेतन देगी तो पैसा आएगा कि नहीं? आएगा ना। और फिर कह रहा है केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, आरबीआई लोगों को सरकारी प्रतिभूतियां बेचती है, ये नहीं, इससे तो पैसा खींच लेगी, प्रतिभूतियां देगी और पैसा हमसे ले लेगी, तो अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं जाएगा। तो पहला और तीसरा एकदम सही, बहुत अच्छे। अगर थोड़ा समय लेके समझदारी से काम करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। हमेशा आपका पढ़ा हुआ अक्षर से नहीं मिलेगा, अभी तक तो अक्षर से पढ़ा हुआ सॉल्व किया आपने। एक क्वेश्चन ऐसा है जो अक्षर से नहीं लेकिन इनडायरेक्ट में आपने पढ़ा उसको, ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो आपका आईएएस का क्वेश्चन है, कह रहा हाल के वर्षों में, जब ऐसे शब्द का प्रयोग करता है ना तो मैं इस शब्द को घुमा रहा है। हाल के वर्षों में भारत निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजर रहा, इसके क्या कारण है? हाल के वर्षों में भारत निरंतर यानी कि लगातार और उच्च खाद्य स्फीति से गुजर रहा, यानी कि खाद्यान्नों की आपूर्ति कम है, इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन, उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती से में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों की कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट गया है। क्या उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की बुआई में इतनी मतलब बढ़ोतरी आप देख रहे हैं कि 30% तक लैंड कृषि का जो खाद्यान्न के लिए था वो घट गया है? दूसरा ऑप्शन, देखिए एलिमिनेट करेंगे 1 सेकंड में उत्तर आएगा। दूसरा ऑप्शन, बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है वैसे वैसे लोग एक सब्जी से 2 सब्जी और सब्जी के साथ दाल चावल रोटी सब्जी चटनी सलाद सब खाने लगते हैं। तो जब इनकम बढ़ता है तो हमारे खाने का क्या स्वरूप भी बदल जाता है। पहले हम सिर्फ चाय पीते थे, अब चाय के बाद नाश्ता, नाश्ते के बाद लंच, लंच के बाद फिर नाश्ता, नाश्ते के बाद फिर खाना। पहले जब पैसा कम था तो सिर्फ खाना, सुबह और शाम या दोपहर शाम, ठीक ना, कोई नाश्ता या कोई इस तरह का नहीं चल रहा था। जैसे आप लोग कोचिंग आते हैं क्लास तो बाहर निकल के फास्ट फूड भी खाते हैं, तो ये कैसा पैसा आने की वजह से ये ट्रेंड आया। पैसा ना होता तो ये ट्रेंड चलता क्या? आप लोग ना खरीदते तो क्या बिकता ये सब चीजें नहीं, इसका मतलब आप लोग पैसे वाले हो गए हैं। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से सही है कि नहीं? लोगों के पास जब पैसा आता है तो उनका उपभोग जो है उसमें परिवर्तन आता है और आया है। ये तो एकदम सही है ना, व्यवहारिक क्या होता है, ये किताबों के नहीं, आप अपने जीवन से सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध हैं। उत्पादन से लेकर के उपभोग तक मतलब कई सारे अवरोध हैं, जैसे खरीदारी करना, स्टॉक में उसको अच्छे से रिजर्व करना, परिवहन करना, देखभाल करना, लोगों तक पहुंचाना। क्या ऐसी समस्या है आपके देश में? है ना, बिल्कुल हर तरह की समस्या है। तो आपका अगर आपको पता है कि
एक ऑप्शन में पहला दूसरा है, एक में पहला तीसरा है और एक में सभी का है। क्या पहला आपको 100% सही लग रहा है? फिर से सुन लीजिए। उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण, यानी कि लगातार वाणिज्यिक कृषि आपके देश में बढ़ रही है, जिसके कारण से कृषि क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% की कमी आई है। क्या पिछले 5 वर्षों में इतना तेजी से वाणिज्यिक कृषि बढ़ी है कि 30% लैंड घट गया है खाद्यान्न के लिए 5 वर्षों में? नहीं, आपको पता है कभी बढ़ता है कभी बढ़ता है, उत्तरोत्तर बढ़ता। आपके देश में तो कम से कम ऐसा नहीं होता, यहाँ तो घटता बढ़ता रहता है। तो इसलिए पहला क्या हो गया आपका? अतिशयोक्तिवादी बात है और आईएएस में हाइपरबोल नहीं चलता। यहाँ पे आप जो व्यवहारिक है, जो वास्तविक है, सिर्फ वही चलता है। तो आपका दूसरा तीसरा सही है, लेकिन पहला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव, बेस इफेक्ट पढ़ाया है, बेस इफेक्ट पढ़ाया है। तो ये कह रहा है, ये भी देखिए घुमाया है, ध्यान से सुनिएगा। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव यानी कि बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? पहला ऑप्शन, यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है। क्या ऐसी कोई बात है? दूसरा, यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है। तीसरा, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। और चौथा, कि तीनों में से कोई सही नहीं है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया और पढ़ाया हुआ है, एकदम सेम टू सेम। मैंने कहा भी था कि आईएएस में आया है, इसको ध्यान दीजिएगा। बेस इफेक्ट मैंने पढ़ाया था, आधार प्रभाव मैंने पढ़ाया है, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताती हूँ, क्या कंफ्यूज ना हो कि क्या है। तीसरा एकदम सही है, बिल्कुल सही मैंने बताया था ना। एक आधार वर्ष होता है, स्फीति का आधार वर्ष क्या है वर्तमान में? 2011-12, जिसके आधार पे हम वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी को निकालते हैं। वही तो पूछा है यहाँ पे कि स्फीतिकारी प्रभाव को निकालने के लिए जिस चीज का उपयोग किया जाता है उसी को बेस इफेक्ट कहते हैं। पढ़ाया है ना, इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, इसने तो बहुत छोटा सा पूछा आप लोगों से, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो गए। पढ़ा हुआ है, इसीलिए कहती हूँ रिविजन कीजिए। ये ना सोचिए कि मैंने समझा दिया, मैंने समझ लिया, काम खत्म। अभी तो काम शुरू हुआ है, बार बार रिविजन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं सब आईएएस के ही पूछे हैं, कोई अन्य एग्जाम के नहीं पूछे। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। अब इतनी बार ये चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन देखो हम लोग बता पाते कि नहीं। आर्थिक विकास कौन सी चीज के साथ युग्मित होता है, मतलब जुड़ा होता है? कौन सी चीज अगर है तो आर्थिक विकास संभव है, यानी कि आर्थिक विकास के लिए उस चीज का होना लाजमी है। पहला ऑप्शन, अवस्थिति के साथ, अवस्थिति के साथ क्या आर्थिक विकास संभव है? दूसरा, स्टैगफ्लेशन के साथ, क्या इसके साथ आर्थिक विकास संभव है? अतिस्फीति के साथ क्या संभव है? स्फीति के साथ 5 से 6% की मुद्रास्फीति विकासशील देशों के लिए टॉनिक का काम करता है और 3% विकसित देश के लिए टॉनिक का काम करता है। तो किसके साथ संभव है अर्थव्यवस्था का विकास? स्फीति के साथ संभव है। आसान था ना, आईएएस में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब आज का चैप्टर है आपका राष्ट्रीय आय व जीडीपी कंक्लूजन, नेशनल इनकम। आपका चैप्टर है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, साथ ही जीडीपी देखेंगे हम लोग, जीएनपी दोनों देखेंगे। तो हेडिंग कर दीजिएगा राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। हेडिंग राष्ट्रीय आय की अवधारणा। इसमें नोट कीजिएगा, राष्ट्रीय आय एवं सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित राष्ट्रीय आय
एवं सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित राष्ट्रीय आय एवं सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित उत्पाद से संबंधित आंकड़े किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के आंकड़े किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में आंकड़े किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जानने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में, राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की माप है। किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की माप है। वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की माप है। राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी से, राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी से देश की अर्थव्यवस्था के आकार एवं स्वरूप के बारे में भी, देश की अर्थव्यवस्था के आकार एवं स्वरूप के बारे में भी, अर्थव्यवस्था के आकार एवं स्वरूप के बारे में भी जानकारी मिलती है। आकार एवं स्वरूप के बारे में भी जानकारी मिलती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे राष्ट्रीय आय क्या है या नेशनल इनकम क्या है, तो वस्तु और सेवाओं का किसी देश में कितना ज्यादा प्रवाह है, कितना ज्यादा उसका उत्पादन, उसका लेन देन, खरीद बिक्री हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम मानते हैं। क्योंकि उन्हीं का ही जो अंतिम मूल्य होता है उसी की गणना करके हम अपने देश की नेशनल इनकम को निकालते हैं। तो वस्तु और सेवाओं के प्रवाह को ही नेशनल इनकम में मापा जाता है। आपके देश का जो इनकम है वो कहाँ से आता है, वस्तुओं और सेवाओं की ही कीमतों से आता है। तो उसका प्रवाह जितना ज्यादा होगा उतने ही बढ़िया नेशनल इनकम होगा। अब हेडिंग कर लीजिएगा, राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक, राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक, राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक थे जो आपके देश के राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं? पहला है आपका प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। आमिनी क्या किसका? हाँ, लोगों का आय कहाँ से आता है? वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से ही ना। तो राष्ट्रीय इनकम अभी बताइए कि राष्ट्रीय इनकम निकालते कैसे हैं, लेकिन राष्ट्रीय इनकम का मतलब क्या है, वस्तु और सेवाओं का प्रवाह। यानी कि जितने ज्यादा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा, सृजन होगा, उतने ही ज्यादा आपके देश का राष्ट्रीय आय होगा। अब उत्पादन और सृजन कोई ना कोई व्यक्ति करेगा ना, वो उसका इनकम होगा, फिर सरकार उस पर डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स लगा के उससे फायदा कमाएगी। समझ में आया? तो हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला बता रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन।
से बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर लेते हैं। उसके भी उदाहरण हैं, लेकिन वो क्या है, अपवाद है। मोस्टली प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश के राष्ट्रीय इनकम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो अब इसमें आपको नोट करवा देना कि क्या है, नोट कर लीजिए 2 लाइन। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाले, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्रभावित करने वाले मुख्य कारक प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्रभावित करने वाले मुख्य कारक प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, क्षेत्र और मिट्टी की गुणवत्ता, भूमि, क्षेत्र और मिट्टी की गुणवत्ता, वन संपदा, खनिज एवं तेल संसाधन, वन संपदा, खनिज एवं तेल संसाधन, अच्छी जलवायु, अच्छी नदी तंत्र या नदी प्रणाली, अच्छी नदी प्रणाली, अच्छी जलवायु, अच्छी नदी प्रणाली आदि सम्मिलित हैं, तो अगर इस तरह के प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश में उपलब्ध है तो उस देश का क्या होगा, बहुत ही बढ़िया फायदा होगा, हर क्षेत्र में वो विकास कर सकता है। आगे सम्मिलित है। उच्च राष्ट्रीय आय के लिए प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, उच्च राष्ट्रीय आय के लिए प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता एवं उनका गुणवत्ता युक्त होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय आय के लिए प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता एवं उनका गुणवत्ता युक्त होना अनिवार्य है। लेकिन अच्छे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ही, अच्छे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ही, अच्छे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ही उच्च राष्ट्रीय आय के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। उच्च राष्ट्रीय आय के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। उच्च राष्ट्रीय आय के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है। जहां प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, परंतु उन्होंने उत्साहवर्धन आर्थिक विकास प्राप्त किया है। परंतु उन्होंने उत्साहवर्धक आर्थिक विकास प्राप्त किया है। उत्साहवर्धक आर्थिक विकास प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड, उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन नहीं है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन नहीं है। और ना ही भौगोलिक पर्यावरण अनुकूल है। और ना ही भौगोलिक पर्यावरण अनुकूल है।
फिर भी उस राष्ट्र ने काफी उन्नति की है और उसका प्रति व्यक्ति आय अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विकसित देशों की तुलना में कम नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विकसित देशों की तुलना में कम नहीं है। विकसित देशों की तुलना में कम नहीं है। बात समझ में आया? प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश की राष्ट्रीय इनकम को प्रभावित करने वाला क्या है? मुख्य कारक है। मुख्य मतलब एक तरीके से की भूमिका निभाता है। लेकिन कभी-कभी या अगर इंसान चाहे तो अपने उत्साहवर्धन से बिना प्राकृतिक संसाधन के भी उच्च विकास दर को प्राप्त कर सकता है। जिसमें आपने एक उदाहरण लिखा स्विट्जरलैंड का, जहाँ आपको पता है कि हमेशा बर्फ ही बर्फ रहता है। वहाँ पे सिर्फ पहाड़ पर्वत ही है, समतल भूमि बहुत कम देखने को मिलता है जो बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन उसने अपनी उत्साहवर्धक मतलब एक प्रेरणा जो है प्रस्तुत किया है, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से वहाँ पे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है उन्होंने। और सबसे ज़्यादा इनकम जो आता है वहाँ पे किससे आता है? टूरिज्म से, यानी कि जो लोग आते हैं ना घूमने के लिए, देखने के लिए, वहाँ से आता है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने यहाँ डेवलप करी हैं, जिससे वो एक डेवलपिंग कंट्रीज के जितना प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त करने में सक्षम हो पाया है। तो हमारे जैसे इंडिया जैसे देश में जहाँ जितने प्राकृतिक संसाधन आपने लिखे हैं वो सारे उपलब्ध हैं। अच्छी लैंड है, अच्छी नदी प्रणाली है, अच्छे खनिज हैं, वन संपदा है, जलवायु भी बहुत अच्छा है। यहाँ ठंडी, गर्मी, बरसात, हर तरह का मौसम, हर तरह के ऋतुओं का आप अनुभव करते हैं। हर तरह की फसलें होती हैं यहाँ पे। तो भारत जैसा विविधता या जब ऊपर से मेगा डाइवर्सिटी वाला कंट्री है आपका, आप देखिए उसमें पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप मतलब मेगा डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, यानी कि दुनिया में एक बहुत लिमिटेड कंट्री है जो मेगा डाइवर्सिटी रखती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कृषि युक्त लैंड है इंडिया के पास। इतना ज़्यादा लैंड कृषि युक्त किसी के पास नहीं। लैंड तो बहुत है लेकिन कृषि योग्य भूमि सबसे ज़्यादा किसके पास है? भारत के पास। और सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या भी भारत के पास है। और यहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी है और यहाँ लगभग हर तरह के प्राकृतिक संसाधन भी पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी विकास ना होने का एक बड़ा कारण क्या है? राजनेताओं का सही मतलब तरीके से काम ना करना, शिक्षा को पहले मतलब वही जो पुराने तरीके हैं उसी में चले जा रहे हैं, कोई इसमें परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। बच्चों को कोई नया चीज़ सिखा नहीं रहे हैं कि वो अपने लिए स्वतः ही रोजगार उत्पन्न कर सकें, कोई उद्योग धंधे लगाने के योग्य बन सके। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई नई मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई विज्ञान साइंस से लोगों का जुड़ाव नहीं है। बस वही पुराने तौर तरीके चले जा रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, शहर, मूर्तियाँ बनवाने में सरकार लगी है, वापस वही लेके जाने पीछे हम लोगों को लोग आधुनिक हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हम फिर से मंदिर, मस्जिद और मूर्तियाँ बना रहे हैं जो पुराने ज़माने में, और फिर से पुराने ज़माने पीछे लेकर के जा रहे हैं कि धर्म से जुड़े रहिए, ऐसी चीज़ों में लिप्त रहिए। आप अपने अधिकारों का डिमांड ना करिए, जागरूक ना बनिए, क्वेश्चन ना करिए। इस पर ध्यान नहीं है हमारी सरकार का। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमारे पास सारे संसाधन होते हैं कि हम क्यों बेरोजगार हैं, क्यों पीछे हैं, क्यों हम इतने पिछड़े हैं, क्यों इतनी गरीबी है, क्यों भूखमरी है, हर इंडेक्स में हम क्यों पीछे रहते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है हमारे यहाँ के राजनेता, जो लंबे समय से बस बेवकूफ़ बनाने का धंधा कर रहे हैं और अभी भी वो जारी है जोरों शोरों पे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पूंजी निर्माण, यानी कि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाला पहला और जो प्रमुख कारण है वो है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है पूंजी का निर्माण, कि किसी भी देश में कितना ज्यादा पूंजी का निर्माण होता है, यानी कि जब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा उससे अधिशेष बचेगा, तब फिर से निवेश होगा और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज्यादा पूंजी बनेगी। तो किसी भी देश में जितना
इसका मतलब वो देश ग्रोथ कर रहा है। अगर पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है तो देश ग्रोथ नहीं कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था में उच्च राष्ट्रीय आय या किसी भी अर्थव्यवस्था में उच्च राष्ट्रीय आय या किसी भी अर्थव्यवस्था में उच्च राष्ट्रीय आय या आर्थिक समृद्धि के लिए उच्च राष्ट्रीय आय या आर्थिक समृद्धि के लिए पूंजी निर्माण एक महत्वपूर्ण कारक है। पूंजी निर्माण एक महत्वपूर्ण कारक है। पूंजी निर्माण एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रायः जब राष्ट्रीय आय का एक बड़ा अंश प्रायः जब राष्ट्रीय आय का एक बड़ा अंश जब राष्ट्रीय आय का एक बड़ा अंश बचाकर पुनः निवेश किया जाता है तो बचाकर पुनः निवेश किया जाता है तो पुनः निवेश किया जाता है तो आर्थिक विकास की गति तेज होती है। पुनः निवेश किया जाता है तो आर्थिक विकास की गति तेज होती है। यानी आप खुद के ऊपर ही ले लीजिए, अगर आप कमाते हैं, आपके घर में कोई भी जॉब करने वाला इंसान है और वो जो भी पैसे मंथली, मान लीजिए आपके घर में 1 लाख का इनकम होता है, चाहे 1 लोग के द्वारा या 2 लोग के द्वारा, अगर उस पैसे को केवल खाने पहनने में ही वो खर्च कर दे रहे हैं, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, तो उनका विकास बस उसी पे वो एक लाइफ, मतलब स्टैंडर्ड लाइफ तो जिएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा विकास नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसमें से वो कुछ पैसे बचा करके बिजनेस कर लेते हैं या कोई और काम में लगा देते हैं तो वो फिर वहाँ से भी इनकम आने लगता है और फिर विकास तेजी से होता है। तो इसीलिए किसी भी देश से, किसी भी परिवार से ले लीजिए, परिवार में अगर पैसे को सेव करके फिर इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वो परिवार आगे बढ़ता है। और अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो इनकम आ रहा है वो बस खर्चा हो जा रहा है, बस हमारा जीवन चल रहा है, तो आप हमेशा वैसे ही रहेंगे, आप उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। वही काम देश के लिए भी होता है कि सरकार के पास जो पैसे आते हैं उसको बचा करके फिर वो नया नया निवेश करे। अगर निवेश करेगी तो नए नए पूंजी का निर्माण होगा, रोजगार का सृजन होगा, तो अपने आप देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो इकोनॉमी को अपने जीवन में भी लागू करके देखेंगे ना तो आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी रखना नहीं पड़ेगा कि पूंजी निर्माण क्यों जरूरत है। अगर पूंजी निर्माण नहीं होगा तो घर का ही विकास नहीं होगा, वैसे देश का भी विकास नहीं होगा, है ना। तो दिमाग को कभी किताबी कीड़ा मत बनिए कि हाँ मैंने 4 लाइन पढ़ाया तो बस उसी को रट जाओ। उसको फील कीजिए कि पढ़ने तो ये होता क्यों है, इससे क्या पॉजिटिव आएगा इम्पैक्ट, अगर ये ऐसा नहीं होगा तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सोचने वाला प्राणी बनिए। आपके यहाँ की शिक्षा पद्धति, हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति एकदम बहुत ही बेकार टाइप का है। बस एक रास्ता पकड़ा देते, उसी पे भेड़ बकरियों की तरफ चलते चले जाओ, सर नीचे करके उठा के अगल बगल ना देखो कि अगल बगल भी कुछ हो रहा है। इसीलिए हम क्या होते हैं, हमें जिधर भी गुमराह किया जाता है हम उधर ही गुमराह हो जाते हैं। नेता कभी थोड़ी चोट खाते हैं, उनके कार्यकर्ता ही अपने आप को जलाते हैं या जाके मारपीट करते हैं, क्योंकि उनको बस एक ही घुट्टी पिलाई जाती है जिसको माइंड वाश कहते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, अभी पता नहीं आप कोई गया यहाँ से राम मंदिर देखने अयोध्या, अगर कोई गया है तो देखा होगा कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया वहाँ की कीमती पत्थरों की कारीगरी में। सही है, मैं नहीं कहती कि वो नहीं मतलब कोई गलत है, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पे युवा बेरोजगार हैं, जब इतने बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ समस्याएं हैं, तो कोई उद्योग धंधा उतना इन्वेस्ट करके लगाए होते, सैकड़ों बच्चों को रोजगार मिलता, पूंजी का निर्माण होता। आपका इकोनॉमी क्या कहता है, निवेश होना चाहिए, जहाँ पूंजी का निर्माण हो, जहाँ रोजगार का
युवा है वो इस तरह सड़कों पे उनके पर लाठीचार्ज करने के बजाय उनके लिए कुछ बेहतर निकालिए विकल्प, वो क्यों जाएंगे परेशान करने आपको। तो ये सब चीजें भी जब तक नहीं सोचेंगे ना, जब आप लिखेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आपका दिमाग साफ होगा, जब आप सोचने समझने की क्षमता रखेंगे तो एग्जाम में उसको बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ आप किताब ही रट रहे हैं, किताब ही रट रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते और फिर आप कहीं भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएंगे। जब भी किसी पोस्ट पे जाएंगे ना, तभी आपका तेजी से प्रोग्रेस होगा जब आप क्रिएटिव होंगे, जब आपका माइंड ओपन होगा, जब आप हर चीज़ को रीड कर पाएंगे, अपने से बड़े को, अपने से छोटे को, हर किसी को। और उसके लिए माइंड का खुला होना जरूरी, बंधा होना नहीं जरूरी है कि बस उसको रटिए, फील करिए कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे में क्या करने से कुछ और बेहतर हो सकता है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा और वो आपको जल्दी याद भी होगा, बोझिल भी नहीं लगेगा और अच्छा लगेगा। तो इसलिए किताबी कीड़ा नहीं बनना है, व्यवहारिक जीवन में इसको लागू करिए। तो पूंजी निर्माण कैसे हो रहा, जब होगा तो क्या होगा, विकास होगा। कहाँ पहुँचे आप, विकास की गति तेज होती है। तेज होती है। वस्तुतः पूंजी निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है, वस्तुतः पूंजी निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है, वस्तुतः पूंजी निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय की, जिसके द्वारा किसी समुदाय की, जिसके द्वारा किसी समुदाय की बचतों की पूंजीगत वस्तुओं, किसी समुदाय की बचतों की या बचतों को पूंजीगत वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं जैसे प्लांट, भूमि, मशीनों के निवेश के लिए, प्लांट, भूमि, मशीनों के निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लांट, भूमि, मशीनों के निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे देश की उत्पादन क्षमता तथा, जिससे देश की उत्पादन क्षमता तथा श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है, जिससे देश की उत्पादन क्षमता और श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है। देखिए इकोनॉमी क्या कहता है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप भूमि में इन्वेस्ट कीजिए, कोई उद्योग धंधे लगाइए, कोई मशीन खरीदिए। इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी जो क्षमता है उसमें विकास होगा और देश का विकास होगा। यानी कि ऐसी चीज लगाइए जिसमें लोगों को रोजगार मिले, जिससे अपने पैरों पे खड़े हो और उससे कुछ और ऐसा निर्माण हो जो आगे के लिए और बेहतर कर सके। ये कौन कह रहा है, इकोनॉमी। यानी इन्वेस्टमेंट भी ऐसी जगह करना है जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो और आपका फायदा भी आगे बढ़े। तो ये जैसे आपका जो बन रहा है ये सब चीजें, मूर्ति वगैरह, ये टूरिज्म को तो बढ़ावा देता है, लोग उसको देखने जाते हैं, उससे रेवेन्यू मिलता है, लेकिन उससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन नहीं होता है। ये बहुत दुख की बात है। उससे पैसा आएगा फिर सीधे सरकार के पास जाएगा, लेकिन उससे आम लोगों को फायदा बहुत कम होता है, बहुत कम लोगों को ही उससे जॉब मिल पाता है। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री में लगाया जाए तो इंडस्ट्री में छोटे मोटे वर्कर्स, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स और भी बहुत सारे लोगों को मिलता है। साथ ही किसानों को फायदा होता है, कच्चे माल की जरूरत होगी तो वो भी उनको उपलब्ध कराएंगे तो उनको फायदा, किसानों को फायदा, मजदूरों को फायदा, पढ़े लिखों को फायदा, फिर देश को फायदा, तो बहुतों को उसका फायदा मिलता है और वो फायदा फिर और आगे फायदे के रूप में देखने को मिलता है, वो और आगे फायदा बढ़ाता जाता है। तो इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे बहुतों को फायदा मिले। ये नहीं कि बस एक मूर्ति बनाया, वहाँ लोग घूमने आए, उससे जो पैसा हुआ सरकार के कोष में गया, फिर सरकार उसका क्या कर रही है कुछ पता नहीं, फिर दूसरी मूर्ति बना रही है, फिर कई मंदिर बना रही है, कई मस्जिद बना रही है, फिर सरकार के पास जा रहा है, उससे रोजगार नहीं मिल रहा ना, कोई वस्तु नहीं बन रही, कोई सेवा का सृजन नहीं हो रहा, कोई विकास ही नहीं हो रहा है। बस उसी में हम अंधभक्तों की तरह जाके वहाँ पैसा चढ़ा रहे हैं, वो पैसा भी मंदिर में बैठे भ्रष्ट पुजारी खा रहे हैं और वो और भी ज्यादा आतंकवादियों की तरह बैठे बैठे वहाँ पे इलीगल काम करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात समझ में आया। नेक्स्ट पूंजी उत्पाद अनुपात। नेक्स्ट इकोनॉमी क्या कहता है, पूंजी उत्पाद अनुपात, पूंजी उत्पाद अनुपात। यानी कि किसी भी देश के राष्ट्रीय इनकम को कौन भी प्रभावित कर सकता है, पूंजी उत्पाद अनुपात। यानी कि अगर आप कोई पूंजी का
उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन की अपेक्षा आपको जो उसका फायदा मिल रहा है उसमें कितने का मतलब अनुपात है, यानी कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसकी अपेक्षा आपको फायदा कितना हुआ। अगर उसकी अपेक्षा आपको फायदा ज्यादा हुआ तो वो काम क्या है, फायदे का है। लेकिन अगर आप उसमें लागत ज्यादा लगा रहे हैं लेकिन आपको उसकी अपेक्षा फायदा नहीं मिल रहा है तो क्या वो इन्वेस्टमेंट अच्छा है? नहीं। ये कौन कहता है? इकोनॉमी कहता है। यानी कि ऐसा चीज बनाइए जिससे बहुत ज्यादा मुनाफा हो, तब वो आपको विकास की तरफ ले जाएगा, तब उस देश का राष्ट्रीय इनकम बढ़ेगा, तब उस देश का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, तब उस देश का घरेलू इनकम बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने जो लगाया पैसा उससे आपने उसका कई गुना नहीं कमाया तो फिर उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। वही आपको कह रहा है इकोनॉमी। तो ये क्वेश्चन क्या है, किसी भी देश की राष्ट्रीय इनकम को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है। तो अगर उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है, यानी कि पूंजी ज्यादा लगा रहे हैं और उत्पादन उसके अनुपात में कम मिल रहा है तो नुकसान। लेकिन कम पूंजी उत्पाद अनुपात है तब आपका क्या है, फायदा। पूंजी कम लगा रहे हैं और उसके अनुपात में उत्पादन आपको ज्यादा मिल रहा है तो फायदा। तो बताइए अगर अरबों खरबों लगा करके हम कोई ऐसा मंदिर मस्जिद या टेम्पल बनाते हैं तो उसकी अपेक्षा उतना पैसा निकलने में तो बहुत वर्षों लग जाएंगे, लेकिन उतना पैसा लगा के अगर हम कोई इंडस्ट्री लगाते तो क्या हमें उससे बहुत फायदा नहीं हो जाता। तो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से क्या ये सही है? सही नहीं। बात समझ में आ गया ना? तो नोट कर लीजिएगा 2 लाइन, नहीं तो आप लोग कल पूछ जाएंगे। उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी, उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी, उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को, पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। यानी कि कम पूंजी लगाइए और उत्पादन ज्यादा पाइए, तब आपके लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है। तो पूंजी उत्पाद अनुपात का मतलब समझ गए, पूंजी कम और उत्पाद ज्यादा। नेक्स्ट हेडिंग, कृषि का विक्रय अधिशेष। कृषि का विक्रय अधिशेष, कृषि का विक्रय अधिशेष, कृषि का विक्रय अधिशेष। ये बात समझ रहे हैं? विक्रय, कृषि का विक्रय अधिशेष हाँ, यानी कि आप कृषि काम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि जितना उत्पादन कर रहे हैं वापस मिला जुला के फिर कृषि करने के ही जितना हो जाए। यानी कि कृषि उत्पादन करने के बाद आपको उससे फायदा भी होना चाहिए, अधिशेष भी होना चाहिए, बचना भी चाहिए ताकि वो आपके लिए फायदेमंद हो। तो अगर ऐसा है क्या क्या कृषि से अधिशेष हो रहा है तो क्या होगा फायदा। अब देखिए चाइना के पास कृषि योग्य लैंड भारत से कम है, लेकिन आप जब भी आंकड़े उठाएंगे तो कृषि उत्पादन में हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, जबकि हमें क्या होना चाहिए, हमें पहले स्थान पे होना चाहिए, चाइना को दूसरे स्थान पे। तो कृषि अधिशेष किसके पास है, चाइना के पास है, जबकि होना किसके पास होना चाहिए, भारत के पास होना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कहीं ना कहीं हमारे पीछे रहने का, हमारे आर्थिक या हमारे नेशनल इनकम का कम होने का एक बड़ा कारण है कि हमारे कृषि से अधिशेष हमें कम मिलता है, जबकि वही चाइना जैसे देशों को इसका फायदा मिलता है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है राष्ट्रीय इनकम के कम होने का। नोट कीजिएगा 2 लाइन, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि उत्पादन, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि महत्वपूर्ण कारक है, तथा उत्पादकता में वृद्धि महत्वपूर्ण कारक है। उत्पादन और उत्पादकता समझ रहे हैं? जी मैम। सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का पंजाब। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा होने पे फायदा होता है कि ओवरऑल
प्रति हेक्टेयर अत्यधिक उत्पादन, जबकि पंजाब की अपेक्षा लैंड यूपी के पास ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम होगा। रीजन, हम मिट्टी की गुणवत्ता पे ध्यान नहीं देते, हम समय से सिंचाई नहीं कर पाते, हम अच्छे फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं कर पाते, हमारे पास वो आधुनिक तकनीक नहीं है जो पंजाब के किसान अपने खेतों में इन्वेस्ट करते हैं या उपयोग करते हैं। यही रीजन है कि ओवरऑल में यूपी भले ही आगे हो, बड़ा लैंड है हमारे पास, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन गेहूं और चावल दोनों का कौन करता है? पंजाब। तो अगर हम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अपनी बढ़ा दें तो क्या कृषि में विशेष होने लगेगा कि नहीं? होने लगेगा। तो उत्पादन और उत्पादकता दोनों दो बातें होती हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि महत्वपूर्ण कारक है, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, कृषि के विक्रय अधिशेष में वृद्धि। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कृषि के अधिशेष विक्रय अधिशेष में वृद्धि। विक्रय अधिशेष में वृद्धि। इस कृषि के विक्रय योग्य अधिशेष पर ही शहरी क्षेत्र के लोगों का गुजर बसर होता है। यानी कि आप जो उत्पादन करते हैं आपकी जरूरत से वो ज्यादा होना आवश्यक है। जितना ही वो ज्यादा होगा उतना ही वो दूसरे क्षेत्रों में बिक्री के लिए जाएगा, खास करके शहरों में कृषि नहीं करते। शहरों में आप देखिए खाद्यान्न का, सब्जियों का, फलों का उत्पादन नहीं होता। यहाँ लोग इनकम गेन करते हैं और ऐसी वस्तुओं के लिए किसानों पर या दूसरे लोगों पर निर्भर होते हैं। अगर आप उत्पादन अधिशेष नहीं करेंगे तो शहर के लोगों का गुजर बसर कैसे होगा? या अगर आप उत्पादन नहीं करेंगे तो वे कंट्रीज जहाँ पे फसल, सब्जियां, फल जो नहीं होते आप उनको निर्यात कैसे करेंगे? और अगर आप उनको निर्यात नहीं करेंगे तो आपको फायदा कैसे होगा? यानी कि पहले तो अपनी जरूरत पूरी करना, उसके बाद अपने देश के उन लोगों की जरूरतें पूरी करना जो उत्पादन नहीं करते। उसके बाद आप इतना उत्पादन कीजिए कि विदेशों में भी सप्लाई कर सके, जिससे आपको फायदा मिले और देश के इनकम में बढ़ोतरी हो। तो कृषि अधिशेष समझ में आ गया कि क्यों जरूरी है। नेक्स्ट, औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि दर। औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि दर। औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि दर। औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि दर किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि के लिए, विकास के लिए औद्योगिकरण का तीव्र होना जरूरी है कि नहीं? है ना। आप क्या देखिए, लोग धीरे धीरे गन्ने का उत्पादन कम भी कर दे रहे हैं कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि हमारे यहाँ जो चीनी मिलें हैं वो कम है, वही जो बहुत पहले बनी है वही है, और वो भी बहुत अच्छे से काम नहीं करती। अगर वो अच्छे से काम करती, समय पे लोगों के गन्ने को लाके सीजन में पेराई करके उसको चीनी में तब्दील करके या शक्कर बना के उसको बेचती, तो उनको भी फायदा होता, लोगों को रोजगार मिलता और किसानों को भी फायदा होता। लेकिन हमारे यहाँ चीनी मिलें क्या है? बहुत कम है, जिसकी वजह से कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है तो किसानों को उसका अच्छा दाम भी नहीं मिलता। अभी कई चीनी मिलें होती, अच्छा रेट देती तो किसान भी मोटिवेट होते। अगर समय से उनको पर्ची मिलती, समय से उनका जो गन्ना है वो खेत से कट के चला जाता तो उस खेत में वो कुछ और फसलें भी उगा देते। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या है? औद्योगिकरण का बहुत कमी है, खास करके मैदानी बेल्ट में औद्योगिकरण बहुत कम देखने को मिलता है। गिने चुने कुछ ही उद्योग हैं
लोग डिमांड करेंगे। अपने यहाँ क्या है, कोई भी चीज़ लोग 2 दिन अच्छा बनाएंगे, जैसे भीड़ होने लगेगा बस मिलावट शुरू, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पहले वाला टेस्ट ही नहीं रह जाएगा उसमें, इतना भ्रष्टाचार आ जाएगा। ये नहीं कि उसको बरकरार रखें ताकि लोगों का ट्रस्ट भी बरकरार रखें, 1 मिनट में उसको धराशायी करने दें। इसीलिए कोई भी चीज़ यहाँ खुलती है, कोई भी दुकान, कोई भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, शुरू में तो बहुत अच्छी व्यवस्था, क्योंकि वो व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रहती, जैसे वो चलने लगेगा तो व्यवस्था बेकार हो जाती है। और यही हमारे यहाँ की सबसे बड़ी कमी है, यही हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ की वस्तुओं का, हमारे यहाँ की सेवाओं का डिमांड उतना नहीं होता जितना होना चाहिए, जैसा कि पहले था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, अच्छे से आप हिस्ट्री पढ़िए, आपको प्राउड फील होगा कि आपके यहाँ की मतलब जो वस्तुएं थी वो इतनी गुणवत्ता थी उसमें कि दुनिया की कोई भी वस्तु उनके सामने टिकती नहीं थी। लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय सामान का डिमांड करते थे क्योंकि गुणवत्ता थी। तब लोग बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से वो चीज़ें बनाते थे, जिसकी पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डिमांड रहती थी। उसके लिए यूरोपीय कंट्रीज के लोग पागल रहते थे कि हमें भारतीय सामान मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, कंबल मिल जाए, वहाँ के खाद्यान्न मिल जाए, वहाँ के मसाले मिल जाए, वहाँ की औषधियाँ मिल जाए, हर चीज़ के लिए इतनी बढ़िया गुणवत्ता होती थी। हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ के देखिएगा, एक बार एनसीईआरटी 6, 7, 8 पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपकी हिस्ट्री कितनी मतलब हम एंशंट में कितने रिच थे। हमारे वसूल, हमारे उत्पादन, हमारे हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा, हर चीज़ में हम बहुत ज़्यादा रिच थे। अभी हर चीज़ में हम क्या हो गए हैं, गरीब हो गए हैं। चलिए, तो बात समझ में आया। औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि, इसमें नोट कीजिएगा। उच्च राष्ट्रीय आय के लिए औद्योगिकरण की दर भी, उच्च राष्ट्रीय आय के लिए, उच्च राष्ट्रीय आय के लिए औद्योगिकरण की दर भी, उच्च राष्ट्रीय आय के लिए औद्योगिकरण की दर भी उच्च होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। जैसे जैसे किसी देश में औद्योगिकरण का स्तर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे किसी देश में औद्योगिकरण का स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे 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 रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन किया जा सकेगा, वैसे वैसे रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जा सकेगा, रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जा सकेगा, और उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि होती रहेगी, और उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि होती रहेगी, उत्पादन में भी वृद्धि होती रहेगी, तथा इसी के परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होगी, और इसी के परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होती रहेगी, और इसी के अनुपात में सकल घरेलू, इसी के फलस्वरूप राष्ट्रीय क्या बोला मैंने आपको, उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि होती रहेगी, तथा इसी के परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होगी, इसी के परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका, सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका, सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका, इसमें नोट कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है कि अगर अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है, राष्ट्रीय इनकम को ये बेहतर कर रही है। जब हर क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आगे आएगा, जबकि मैंने आपको पढ़ाया था विकसित कंट्रीज में सेवा क्षेत्र ज़्यादा डेवलप होते हैं, और जब विकासशील होते हैं वहाँ पे कृषि और उद्योग ज़्यादा डेवलप होते हैं और सेवा क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, और जो बहुत पीछे होते हैं वहाँ पे कृषि पे ही वो आधारित होते हैं। तो सेवा क्षेत्र का बढ़ना एक सूचक है कि आप यहाँ राष्ट्रीय इनकम में तेजी से
अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान दे रहा है। लगभग 50% का योगदान दे रहा है। सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी होता है। सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी होता है। सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी होता है एवं इससे राष्ट्रीय आय के फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। सकल घरेलू उत्पाद में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। सकल घरेलू उत्पाद में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। नेक्स्ट हेडिंग तकनीकी उन्नति। तकनीकी उन्नति तकनीकी उन्नति। तकनीकी उन्नति यानी कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में तकनीकी उन्नति अच्छी है कि नहीं। अभी जैसे आप राष्ट्रीय आय का आपके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, आपकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी यूजफुल है कि नहीं, है ना। यानी कि हर चीज के लिए जितनी अच्छी उन्नत टेक्नोलॉजी होगी उतना ही अच्छा आपका विकास होगा, काम होगा। यानी कि अगर आपके पास मोबाइल है बहुत हाई स्पीड की, तो आप कोई भी चीज सर्च करेंगे तो फटाफट वो आपका काम करता जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो आपको उसी काम को करने में बहुत समय लगेगा, तो समय फिर बर्बाद होगा कि नहीं। या आप पैदल आते हैं, आपके पास पैदल चलने में समय लगता है, अगर आपके पास कोई और संसाधन है जिससे आप तेजी से पहुंच सकते हैं तो भी समय की बचत होगी कि नहीं। या पढ़ाई करते समय कोई भी समस्या हो रही है तो आपके पास मोबाइल है तो आप सर्च कर लेते हैं या यूट्यूब पर देख लेते हैं। यानी कि तकनीकी हर चीज के लिए सहूलियत है। अगर कृषि में तकनीकी है तो कृषि उत्पादन बढ़ेगा। अगर आपके पास उद्योग धंधों में अच्छी टेक्नोलॉजी है तो उद्योग धंधों का उत्पादन बढ़ेगा। सेवा क्षेत्र में अच्छी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आपका हॉस्पिटल हो, वहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वहाँ हॉस्पिटल की गुणवत्ता बढ़ेगी। शिक्षा केंद्र है, वहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी है तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। आपका परिवहन है, उसमें अच्छी तकनीकी है तो परिवहन की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो अगर हर चीज की गुणवत्ता बढ़ेगी तो उत्पादन भी तो बढ़ेगा, उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, कम समय में ज्यादा उत्पादन होगा और अच्छा उत्पादन होगा। तो ये बढ़ा रहा है कि नहीं, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ा रहा है। नोट कीजिएगा। राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने के लिए, राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने के लिए, राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने के लिए तकनीकी उन्नति अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। 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 अच्छी तकनीक के प्रयोग से, अच्छी तकनीक के प्रयोग से, दिए गए संसाधनों की सहायता से, अच्छे तकनीक के प्रयोग से दिए गए संसाधनों की सहायता से अधिक उत्पादन करना, अधिक उत्पादन करना तथा संसाधनों की कम मात्रा से ही, अधिक उत्पादन करना तथा संसाधनों की कम मात्रा से ही पर्याप्त उत्पादन करना संभव हो जाता है। संसाधनों की कम मात्रा से ही पर्याप्त उत्पादन करना संभव हो जाता है।
संसाधनों को पूर्ण प्रयोग करने की योग्यता में सुधार लाता है। पूर्ण प्रयोग करने की योग्यता में सुधार लाता है। नेक्स्ट, आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली आर्थिक प्रणाली यानी आपके देश में आर्थिक प्रणाली कैसी है, किस तरह से काम करना है। आप अभी भी पुराने तौर तरीके से चल रहे हैं या उसमें नई नई आपको गुणवत्ता के मशीन, नई नई तरह की ट्रेनिंग, नई नई तरह के तौर तरीके शामिल कर रहे हैं। अगर आर्थिक प्रणाली अच्छी है तो उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा तो फिर आपका राष्ट्रीय इनकम बढ़ेगा। लेकिन अगर आर्थिक प्रणाली अभी भी वही पुराने तौर तरीके वाली है, आप किसी भी क्षेत्र में अगर अपनी प्रणाली में आप परिवर्तन नहीं लाएंगे और वही पुराने तौर तरीके वाले रहेंगे, जैसे पहले के टाइम के लोगों की जो बहुत सारे लोगों की सोच होती थी ना कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, पढ़ाई नहीं करना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की एनसीईआरटी में ही आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं को कहा जाता था घर से बाहर न निकले, पढ़ने ना जाए, वो घर में रहे तो ठीक है, बाहर निकलती हैं तो मतलब उनकी एक तरीके से कि भटकने के चांसेस होते हैं, या ये अच्छा नहीं है, या उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, या वो बेधर्मी हो जाती है, या वो जल्दी विधवा हो जाती हैं। इस तरह की बातें कहते थे लोग, एनसीईआरटी में सारी चीज़ें लिखी हुई। लेकिन अगर महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी, उनके अंदर जो योग्यता है वो बाहर नहीं आएगा, उसका यूज नहीं होगा, तो उसका फिर फायदा भी तो नहीं होगा। जब दोनों लोग काम करेंगे, बराबर काम करेंगे और हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम करेंगे तो फिर क्या होगा, विकास होगा, शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा। लेकिन अगर ऐसे ही हम धारणा बना लें कि नहीं, एक कैटेगरी बना दें कि ये काम यही व्यक्ति करेगा और ये काम ये व्यक्ति नहीं करेगा, तो समस्या होगी कि नहीं। जैसे अपने इतिहास से सीख लीजिए, हमारे जो वर्ण व्यवस्था था उसमें कहा गया सिर्फ क्षत्रिय ही शस्त्र उठाएंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद बार बार हम विदेशियों से क्यों हारते थे? क्योंकि शस्त्र उठाने का जो अधिकार था वो शूद्र, वैश्य और ब्राह्मणों को नहीं था, जबकि जनसंख्या ज्यादा किसकी थी? शूद्रों और वैश्यों की। अगर सबको शस्त्र उठाने का अधिकार होता तो क्या हजार भर में कोई विदेशी हमें हरा के चला जाता? फिर भी हमने इससे सीख नहीं लिया और हम उसी पुराने ढर्रे में चले आए। तो इसीलिए तो अंग्रेजों ने इतने लंबे समय तक गुलाम बनाए, क्योंकि उनको पता था कि एक ही वर्ग लड़ेगा और उसी को उसके लिए तैयार किया गया है। बाकी वर्ग उसके लिए ना मानसिक रूप से तैयार है और ना ही शारीरिक रूप से, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है। और उसमें कहा गया कि आपको हथियार नहीं उठाना, आपका काम हथियार उठाना नहीं है। तो और जो शूद्र थे उनसे कहा गया ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करेंगे, बदले में हमको दुत्कारे या मारे के लिए वो आपका किस्मत है। तो उनके अंदर जो क्वालिटी थी, उनके अंदर जो योग्यता थी वो कहीं ना कहीं दबी रही। जैसे भीमराव अम्बेडकर, इतनी उनके अंदर क्वालिटी थी, असाधारण व्यक्तित्व थे वो। उस क्वालिटी का अगर वो इतना जिद पे ना आते फिर भी भरपूर उपयोग नहीं हुआ। कितना उन्होंने जिल्लतें सही पूरी लाइफ, और वैसे ही पता नहीं कितने भीमराव अम्बेडकर की क्वालिटी उनके अंदर ही दम तोड़ गई होगी। वो तो थी कि उन्होंने इतना संघर्ष किया, तो उन्होंने इतना, उस समय इंडिया में उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, लेकिन सम्मान उनको उतना नहीं मिला, बल्कि कुछ भी नहीं मिला उस हिसाब से जितना वो डिजर्व करते थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े तबके के अंदर जो क्वालिटी थी, जो योग्यता थी, वो हमने दबा दिया अपनी उस मानसिकता की वजह से। अगर उस मानसिकता को हम आज भी नहीं बदले तो हम किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना नुकसान कर रहे हैं। और हम इस बात का एहसास भी नहीं होता, हम अपने ही घमंड में, अपने ही दम्भ में चूर रहते हैं। इसीलिए जनजातीय की उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजी शासन से समस्या नहीं, हमें यहाँ के जमींदारों के शोषण से सबसे ज्यादा समस्या कि यहाँ के हमारे अपने ही लोग हमें ज्यादा सताते हैं, अंग्रेज तो बाद में आते हैं। तो आज भी अगर अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, निम्न वर्ग के लोगों के लिए, जिनके लिए जमाने पहले लोगों ने श्रेणी बना ली थी, वर्ण व्यवस्था, अगर आप उसी ढर्रे में चलेंगे तो अंग्रेजों की इतनी लंबी गुलामी के बाद इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं सीखा। अगर आप अभी भी ऐसा सोचते हैं कि मेल फीमेल्स में अंतर होता है, फीमेल्स नहीं योग्य होती हैं, तो इसका मतलब आपकी बुद्धि का विकास अभी नहीं हुआ है। अभी भी आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत कम विकसित हैं, अभी आप बहुत कम जानकार हैं, आपको और भी ज़्यादा जानने की आवश्यकता है। पहले तो आप सोचने वाले प्राणी बनिए, उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए कि क्या सही और क्या गलत। तो अगर आप अपनी इतनी सारी समस्याओं से, अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं, इसका मतलब फिर आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं है, फिर आप सिवाय एक जानवर की कुछ नहीं। क्योंकि आपको पता है जानवरों से हम डेवलप हुए
क्षेत्र के सहयोग एवं विदेशी निवेश से अर्थव्यवस्था में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण एवं निवेश की दर में वृद्धि होती है। पूंजी निर्माण एवं निवेश के दर में वृद्धि होती है। इसके साथ ही साथ बैंकिंग और बीमा क्षेत्र एवं बीमा क्षेत्र फिर से रिपीट कर रहे हैं। निजी क्षेत्र के सहयोग एवं विदेशी निवेश से अर्थव्यवस्था में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण एवं निवेश की दर में वृद्धि होती है। इसके साथ ही साथ बैंकिंग और बीमा क्षेत्र मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार भी बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार भी तीव्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने में सहायक की भूमिका निभाते हैं। मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार तीव्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने में सहायक की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक कारण होगा कि नहीं? आपके देश में सबसे बड़ा कारण आपके हिसाब से क्या है? राजनीतिक कारण या कारक। हमें तो लगता है इंडिया के विकास में सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो राजनीति। वर्षों से ये लोग अपनी बस जेब भरने में, काला धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इतना अच्छा लैंड है इंडिया का जहाँ बहुत अच्छी कृषि हो सकती है, उत्पादकता बढ़ाया जा सकता है, इतना ज़्यादा खनिज संसाधन है यहाँ जिसका भरपूर उपयोग किया जा सकता है। इतने ज़्यादा युवा हैं यहाँ पे जिनकी शक्ति का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकारें बिना पढ़े लिखे गुंडों की फौज वहाँ पे बस अपना धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। अगर इन संसाधनों का उपयोग करते तो देश का विकास बहुत अच्छे से हो जाता। चाइना और बहुत सारे कंट्रीज हमसे बाद में उनका देश आजाद हुआ, लेकिन फिर भी वो हमसे आगे निकल गए। जबकि जनसंख्या और लैंड और प्राकृतिक संसाधन हमारे पास ज़्यादा है, फिर भी हम क्या हैं? पीछे हैं। कहीं ना कहीं राजनेताओं की जो सोच है वो उतनी टेक्निकल नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, या वो कुछ नया उद्यमशीलता जैसा काम करना नहीं चाहते हैं, कोई नवाचार लाना नहीं चाहते हैं। घुमा के हमें पीछे उसी पुराने ढर्रे पे ले जाना चाहते हैं। शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार नहीं है, वही पुराने तौर तरीके चल रहे हैं, बैग का बोझ चल रहा है। कोई उन लोगों को प्रशिक्षण नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, बच्चों को कोई भी नई चीज़ें, नई पद्धति, सोचने की क्षमता, सीखने की क्षमता, सर्च करने की चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं। बस कई सब्जेक्ट पढ़ना है, डिग्रियां हासिल करनी है, चाहे घर बैठे कर लीजिए, चाहे जैसे नाम हो जाता है कि पढ़े, लेकिन उनके अंदर कोई कौशल डेवलप नहीं होता, ना तो उनके मानसिक विकास होता है, ना उनके अंदर कोई स्किल डेवलप किया जाता है, ना उन्हें सोचने समझने वाला प्राणी बनाया जाता है। बस भेड़ बकरियों की तरह एक फौज तैयार हो रही है जिनके पास कोई गुणवत्ता नहीं है। बस वो शारीरिक रूप से खड़े हैं लेकिन सोचने समझने की क्षमता नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। कोई किसी भी कंट्री में चले जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते। उनसे ठीक तो मजदूर हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, कहीं भी दिहाड़ी करके 200-300 रुपये कमा सकते, लेकिन हमारे यहाँ के पढ़े लिखे युवा वो बेचारे इस योग्य हैं कि वो मजदूरी कर नहीं सकते और नौकरी उनको मिलती नहीं है, और वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं और उनके मानसिक और शारीरिक उसका कोई यूज नहीं हो पाता। और इसके लिए सबसे बड़ा कारण कौन है? राजनीति। लोग, राजनेता जो सही तरीके से वर्क नहीं करते हैं। वहाँ बैठ के आपने एक मूवी देखी होगी नायक, आपने भी देखा होगा ना, वहाँ भी नेताओं का फौज था जो कुछ नहीं करना चाहते थे, सिर्फ ये कहते थे हम कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति को थोड़े समय के लिए बनाया गया और वो वाकई में उसने कितना बढ़िया काम किया था। वैसा काम अभी भी किया जा सकता है, रियल में भी किया जा सकता है अगर करना चाहे तो, लेकिन उसके लिए जो प्रणाली है पूरी, उसमें क्या करना होगा? परिवर्तन लाना होगा। किसी ऐसे व्यक्ति को इस
एवं नीतियां। 68 काल में भारत का विदेशी व्यापार बहुत अच्छा था। पूरी दुनिया के जो कंट्रीज थे हमारे यहाँ के सामान के लिए ललायत रहते थे, पागल रहते थे, एक तरह से परेशान रहते थे, वरना वास्को डी गामा को अपनी जान जोखिम में डाल के भारत ढूंढने की क्या जरूरत थी जलीय मार्ग से। इसका मतलब उनको इतनी आवश्यकता थी कि बिना भारत को ढूंढे उनका काम नहीं चल सकता था। तब वो जान और कई लोग मरे भी, साथ में आने वाले कई नाव डूबे भी, लेकिन फिर भी भारत को ढूंढने के लिए वो आए। तो उन्हें ये सब समस्याएं क्यों? क्योंकि ना जरूरत थी। आप आज भी वैसी चीजें बनाइए कि लोगों को उसकी जरूरत हो और वो कोई और ना पूरा कर सके, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यानी कि हमारी जो व्यापार की विदेशी व्यापार की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, और ना ही हमारी नीतियाँ भी तो अच्छी होनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा आयात नहीं करेंगे, हम बहुत ज़्यादा निर्यात करेंगे। निर्यात करने के लिए हम उत्पादन को प्रोत्साहन करेंगे, उसमें गुणवत्ता लेकर के आएंगे, उसकी कीमतों को कंट्रोल करेंगे ताकि उसका डिमांड बढ़े, निर्यात बढ़े, हमें उससे फायदा हो। लेकिन हमारी व्यापार की स्थिति ना अच्छी है और ना ही हमारी नीतियाँ अच्छी हैं, जिसकी वजह से हमें विदेशी इनकम कम मिलता है और हमारे देश का विकास कम होता है। चाइना को देखिए, दुनिया का शायद ऐसी कोई मार्केट हो जहाँ पर उसकी वस्तुएं भरनी पड़ेगा, ठीक ना? तो नोट करवा दी इसमें, मतलब इसमें कुछ नोट कराएंगे या रहने दें? बताएं, रहने? नेक्स्ट है आपका मानव संसाधन। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए मानव संसाधन जरूरी है कि नहीं? है ना? अगर मानव संसाधन नहीं होगा तो उस देश का कैसे विकास होगा? समस्या हो गया। यानी कि आपके क्या लिख रही है? संसाधन लिखने के बाद संस्था लिख रही है। संसाधन बाजी में मानव संसाधन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर मानव नहीं होगा तो फिर कृषि कौन करेगा? उद्योग धंधों में मशीनरी कौन चलाएगा? सेवा कौन उपलब्ध कराएगा आपको? यानी कि मानव संसाधन जितना ज्यादा किसी भी देश के लिए पूंजी एक संसाधन है ना, उतने ही ज्यादा मानव भी संसाधन है। ये बनाता कौन है? पैसा हो और मानव ना हो तो ये बिल्डिंग कौन बनाएगा? रोड कौन बनाएगा? गाड़ियां कौन बनाएंगे? और सारी चीजें कौन बनाएगा? वो कौन बनाता है? मानव। तो जितना पूंजी उतने ही मानव भी जरूरी है। तो किसी देश में अगर मानव संसाधन अच्छा है तभी उस देश की पूंजी से और भी ज्यादा पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। तो मानव संसाधन आपके पास है कि नहीं? यानी कि इंडिया के पास है कि नहीं? बहुत बड़े पैमाने में दुनिया में सबसे ज्यादा मानव संसाधन इस समय भारत के पास है। अच्छा, अभी युवा है भारत, यानी कि आप लोगों के साथ युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो एक बार जब आप लोगों की उम्र के लोगों की उम्र ढलेंगे तो एक बार क्या होगा? बूढ़े लोगों की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अभी अगर इसका यूज किया जाए तो बहुत फायदा उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता लेट हो रहा है, बताइए लेट हो रहा है तो छोड़ दें। उद्यमशीलता का मतलब है योग्यता, प्रशिक्षण, यानी कि आपके अंदर स्किल्स कितना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां आपके पास हैं, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, आपने पढ़ लिया, आप लोग शिक्षक बना दिया जाए, लेकिन आपको कुछ आता ही नहीं, पढ़ाने की कोई शैली ही नहीं है, बस आए और किताब खोला और छपा दिए। उस बच्चे का क्या मानसिक विकास करेंगे आप? क्या सोचने वाला प्राणी बनाएंगे? और सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप के पास, टीचर्स का ही होता है कि बच्चे को सही दिशा दिखाना, सोचने वाला प्राणी बनाना, अच्छा इंसान बनाना और उसके अंदर ऐसी योग्यता का विकास करना कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वो तो तभी कोई बना पाएगा ना जब वो खुद उस योग्य होगा। अगर नहीं होगा तो कैसे बनाएगा? फिर वो अपने जैसे ही मूर्खों की फौज खड़ा करेगा। तो फिर
लागतें। सामाजिक लागतें में क्या आती है? किसी भी देश के मतलब सामाजिक लागतें का मतलब है कि आपके देश का जो समाज है उससे आपको जो मिलता है उसमें कितनी गुणवत्ता, और वो गुणवत्ता भी कब आती है? जब ये सारी चीजें अच्छी होती हैं तो फिर वहाँ का समाज भी अच्छा होता है, वहाँ के लोगों की सोच भी अच्छी होती है और वहाँ पे लोगों को एक अच्छा माहौल मिलता है, अच्छे तौर तरीके उनके अंदर डेवलप होते हैं।